हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से टॉप 50 क्वेश्चन देख रहे हो। हर एक सवाल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताई जाएगी, उसे भी आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपको पता होना चाहिए। देखिए, अभी जैसा कि दृष्टि पब्लिकेशन का एक बुक आया है, टेस्ट सीरीज बुक है, जिसमें कि टेस्ट 1 to 5 यानी 5 सेट दिया हुआ है। उसके बारे में हर एक सवाल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आप बुक तो नहीं देख पा रहे हैं, तो आप आज के इस क्लास में जो जो खास बातें हैं उसे बताई जाएगी, उसे भी आप समझिएगा। इन 50 क्वेश्चंस को बस आप 50 मत समझिएगा, क्योंकि हर एक सवाल के बाद उस सवाल से रिलेटेड 2-3-4 फैक्ट बताया जाएगा। तो आप अगर मानेंगे तो लगभग 200 के आसपास आपको फैक्ट पता चलेगा, 200 पॉइंट पता चलेगा। तो आप हर एक सवाल को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, आज का सबसे पहला सवाल है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। कीकट शब्द यूज किया गया है बिहार के लिए। कहाँ पर? ऋग्वेद में। और आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, व्रात्य, व्रात्य बिहार में रहने वाले लोगों के लिए यूज किया गया था ऋग्वेद में। ध्यान से समझिएगा हर एक पॉइंट को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। महापनंद ने किया था। देखिए, महापनंद ने नंद वंश के एक जो शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदीन, जिसे कि आप नंदीवर्धन के भी नाम से जानते हैं, उनकी हत्या करने के बाद ही उन्होंने नंद राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है। और उन्होंने उत्तर भारत में क्षत्रिय राजवंशों को समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद ही उन्होंने खुद के लिए एकराट की उपाधि धारण की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे। ऑप्शन नंबर यहां पे देखिए, ए हो जाएगा सही जवाब। गुप्तकालीन सिक्के बिहार के हाजीपुर में पाया गया था। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेर वंश से था। ध्यान रखेंगे कि यह एक छोटा सा आदिवासी राज्य था। उस वक्त का सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वे मेदिनी राय ही थे। चेरों ने सारण, शाहबाद, भोजपुर, चंपारण, पलामू और मुजफ्फरपुर जिलों में अपना पकड़ बना के रखा था और उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। और एक बात समझेंगे कि वर्ष 1634 ईस्वी के अंत में मेदिनी राय का मृत्यु हो जाता है। कब? 1634 में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए, समझिएगा किसके, नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव दान में दे दिए थे। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर जिले के अंतिचक गांव के में, मतलब पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। कहाँ पर किया था अगर पूछ ले तो भागलपुर में। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, बख्तियार खिलजी। ध्यान रखेंगे, बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो बख्तियार खिलजी थे। इसके बारे में समझिए। वो बख्तियार खिलजी जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति थे। उसने 1203 ईस्वी में, अगर आपसे अब पूछ ले कि कब, तो 1203 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, बिहार पर कब्जा किए थे। और उसी वर्ष उन्होंने बंगाल पर भी हमला किया था। उसने सेन राजा लक्ष्मण सेन पर विजय प्राप्त कर ली थी और लखनौती को अपनी राजधानी बनाई थी। अगर पूछ ले किसको, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, लखनौती को बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी किस जगह से। ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब, मोहनजोदड़ो से मिला था। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में विकसित हुआ था। यह जो है मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन मतलब शहरी सभ्यताओं का सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है। सिंधु घाटी
स्थल जो कि मोहनजोदड़ो है उसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। और वर्ष 1922 में इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में है। अगर आप लुसेंट की बुक आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, लड़काना जिले में है यह। ठीक है, यहाँ के जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य या अवशेष मिला है वो क्या क्या है समझ लीजिए। महान स्नानागार था, अन्नगिरी, नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो भी आपने देखा, उसके बाद पशुपति महादेव की मुहर मिला है, दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा मिला है और बुना हुआ कपास का एक टुकड़ा भी मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो समझ पा रहे होंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? इसका देखिए, इसका अर्थ क्या होता है। मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी की गाड़ी होता है। ठीक है, इस कृति में मतलब एक है गणिका की पुत्री, उनके साथ एक धनी व्यापारी के प्रेम के बारे में बताया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। देखिए कह रहा है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में हुआ था। ध्यान रखेंगे। देखिए कुम्हार के चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, जिससे कि उसके बाद मानव को जो काफ़ी मतलब आगे प्रोग्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? चरक संहिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब। यह जो है चिकित्सा से संबंधित है और आयुर्वेद की उत्पत्ति अगर पूछ ले कब हुआ था तो वैदिक युग में हुआ था, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? देखिए पांड्य शासक कुलशेखर ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, कुलशेखर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब है। कहाँ पर यह मंदिर है? तो मदुरै में यह मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मतलब ये सुंदरेश्वरम मंदिर का निर्माण पांड्य के जो शासक कुलशेखर थे इन्होंने करवाया था। कब? तो उनका मतलब समय रहा था, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिएगा, 1190 से लेकर 1216 ईस्वी तक का। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुनी गुहालेख पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में नागार्जुन पहाड़ी जो है इसमें गुहालेख बिहार के जहानाबाद जिले में पाया गया था। ठीक है, यह अभिलेख सम्राट अशोक के पौत्र राजा दशरथ से संबंधित है। अगर इसकी भाषा पूछे तो ब्राह्मी लिपि में यह लिखा गया था। ठीक है, देखिए इस अभिलेख के अनुसार राजा दशरथ ने 3 गुफाएं वापिका, गोपिका और विदिथिका, ये 3 आजीविकों के भिक्षुकों के लिए दान में बनाकर इसे दे दिए थे। ध्यान रखिएगा, इसका जो रीजन था कि वर्षा काल में वहाँ पर भिक्षु जो है वो रह पाए इसके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13 है कि तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी किस जगह पर? काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब, पाटलिपुत्र में। अब थोड़ा सा मेरे साथ बनिएगा, समझिएगा। 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इन बौद्ध धर्म में, बौद्ध इतिहास में से 4 मील का पत्थर माना जाता है। ठीक है, पहला कब हुआ था तो समझिएगा, पहला हुआ था 486 ईस्वी में। इसके जो शासक थे अजात शत्रु थे। शॉर्ट में लिख रहा हूँ देखिएगा, अजात शत्रु थे। और यह जगह अगर पूछे आपसे तो राजगृह में हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। अब देखिए दूसरा हुआ था 386 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा ईसा पूर्व। इसकी जो मतलब शासक थे वे कालाशोक थे। ठीक है, कहाँ पर? तो वैशाली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो साबक मीर ने किया था। साबक मीर ने किया था। तीसरा आपका हुआ था 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, शासक कौन थे? अशोक थे। जगह कौन सा था? पाटलिपुत्र था। और अध्यक्षता किसने की थी? तो मुगली पुत्र तिस ने किया था। तिस यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। और चौथा जो अंतिम हुआ था वो आपका 72वीं ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में हुआ था। शासक कौन थे? तो शासक कनिष्क थे। कहाँ पर? कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और अध्यक्ष थे वहाँ पे कौन? वसुमित्र।
और एक उपाध्यक्ष भी ध्यान रखिएगा अश्वघोष थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका तृतीय बौद्ध संहिता के अकॉर्डिंग कहाँ पर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनानी थे सबसे पहले। यहाँ पे देखिए यूनानी का शासन मतलब वो कब हुआ था, भारत पर हमला जो हुआ था 326 ईस्वी में। अभी आपको आगे और देखना है, 326 ईसा पूर्व में हुआ था और सिकंदर ने किए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कुषाण के बारे में। कुषाण जो है ये पहली शताब्दी में, यहाँ फर्स्ट लिख रहा हूँ, पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ था। फिर आपका यहाँ पे शक है, तो शक ने भी पहली में ही किया था। ठीक है, और तुर्क ने किया था 12वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। ठीक है, तुर्क ने। तो कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण तो यूनानी ने किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब पता होगा। अष्टाध्यायी किसने, पाणिनि ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाणिनि ने अपनी कृति को 8 अध्याय में विभाजित किया था, जिसमें से प्रत्येक को अपने आगे और 4 पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही, डी सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म या फिर संप्रदाय से संबंधित है। जैन धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ध्यान देंगे 30 वर्ष की आयु में महावीर तपस्वी बन गए थे। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। महावीर स्वामी को त्रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको पता होना चाहिए ये बात। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से महावीर जो है वो अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है सही जवाब, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है। विंध्य पहाड़ी के, मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ी के में मतलब ये भीमबेटका स्थित है। ठीक है, अगर इस गुफा की खोज के बारे में पूछे कि किसने किया था, तो ये भी आप देख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। नाम था उनका, माफ कीजिएगा, V.S. वाकनर करके नाम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा सही जवाब। समझिएगा, मस्की यहाँ पे मास्की होगा, मास्की शिलालेख में। ठीक है, कर्नाटक के रायचूर जिले में, कहाँ पर, कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। मास्की नदी के तट पर स्थित इस जगह को, इस स्थल को तुंगभद्रा की सहायक नदी के रूप में भी आप जानते हैं। ठीक है, वर्ष 1915 ईस्वी में एक नाम है सी बोडेन द्वारा सम्राट अशोक के एक शिलालेख की खोज के साथ यह जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं किस जगह से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने पीछे वाले क्लास में भी तो आपको बताया था, देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में, कि नवपाषाण युग से। समझिएगा, नवपाषाण युग में कृषि की शुरुआत, खाना बदोश से व्यवस्थित जीवन की शुरुआत, पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग और पहली बार मृतक को इच्छानुसार संस्कार जो करना होता है, ये कहाँ पर, नवपाषाण युग में ही किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक, इसके आगे का एक शब्द आपको बताना है, द्वारा सृजित और चलायमान है, नियम, चेतना, सत्य या फिर आशा से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नियम। देखिए जैन धर्म का मानना है कि जगत सार्वभौमिक नियम द्वारा सृजित और चलायमान है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार जगत जो है सार्वभौमिक नियम के द्वारा ही चलता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में शतरंज खेल की उत्पत्ति हुई थी, किस काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
गुप्त काल के दौरान हुआ था। शुरुआत में ध्यान दीजिएगा, उस समय जो इस खेल को किस नाम से जानते थे, अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ पे आप देख लीजिए, चतुरंग नाम से शतरंज को जाना जाता था। कब? गुप्त काल में। और गुप्त काल में ही शतरंज की उत्पत्ति हुई थी भारत में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। समझिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। सिकंदर महान नाम से जानते हैं आप, जिसे अलेक्जेंडर द्वितीय कहिए या फिर मैसिडोनिया के अलेक्जेंडर के रूप में जाना जाता है। अगर इनका जन्म पूछे तो सबसे पहले आप जन्म जान लीजिए, 356 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और फिर उन्होंने मैसिडोनिया की राजधानी, और जगह अगर पूछ ले तो मैसिडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, वह मैसिडोनिया के ऐसे शासक थे जिसने फारसी साम्राज्य को पराजित कर दिए थे। 326 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किए। उस समय सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर वे बढ़े थे। उसके बाद उसने झेलम और चिनाब नदी के बीच के जो राज्य के शासक थे पोरस, उनको चुनौती दी थी। पोरस को फिर उन्होंने हरा दिया था। हाइडे स्पीच के युद्ध में सिकंदर ने भारतीयों को परास्त किया था। ध्यान रखिएगा, हाइडे स्पीच युद्ध में किसने? सिकंदर ने भारतीयों को हरा दिया था। पोरस को जब इन्होंने कैद किया, उसके बाद फिर से उन्हें मतलब जीत कर उनको उसके क्षेत्र पर शासन करने की अनुमति दी थी। फिर सिकंदर भारत में, उसके बाद सिकंदर भारत में 19 महीने तक, यानी कि 326 से 25 ईसा पूर्व तक लगभग में रहे, और उस समय उसने काफ़ी सारा युद्ध किया। ठीक है, उसके बाद 325 ईसा पूर्व में, ध्यान रखेंगे, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना पश्चिम की ओर, भारत के पश्चिम की ओर वापस चले गए। और 323 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? तो बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था? ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, हर्षवर्धन के समय में। देखिए, ह्वेनसांग कहिए या फिर युआन त्यांग कहिए, एक चीनी बौद्ध यात्री थे जो चीन के आरंभिक मतलब तांग काल से वे संबंधित रखते थे। 629 ईस्वी में वे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए और लगभग 13-14 साल तक भारत में वे रहे थे। उन्होंने 2 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में भी अपने अध्ययन को जारी रखा। उसके बाद उसने एक पुस्तक कहिए लिखी जिसका कि नाम था सीयूकी, आपको शायद याद आ रहा होगा, सीयूकी नामक पुस्तक उन्होंने लिखा, जिसमें कि भारत के देश के इतिहास संस्कृति के बारे में जानकारी दी। उनके जो हर्षवर्धन के शासनकाल के मतलब जो समय में वहाँ का जो गतिविधि था, जैसे कि प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो गया, तत्कालिक वहाँ के धार्मिक और शैक्षणिक जो व्यवस्था था, उन सारी बातों पर काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्रकाश डाला था। किसने? ह्वेनसांग ने। उनका पुस्तक का नाम क्या था? सीयूकी, ध्यान रखेंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है, बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलिफेंटा में। समझेंगे, प्राचीन काल के कोंकण मौर्य की जो द्वीप राजधानी एलिफेंटा को घारापुरी के नाम से भी जानते थे। वहाँ से 3 सिर वाली महेश मूर्ति की एक विशाल प्रतिमा मिली है, और ये जो प्रतिमा है शंकर भगवान के अलग अलग रूप के बारे में ये दर्शाता है। ध्यान देंगे, भगवान शिव को समर्पित इस गुफा मंदिर की 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा खुदाई की गई थी, जिन्होंने 757 से 973 ईस्वी के बीच इस क्षेत्र पर अपना शासन किया था। कब से कब तक? तो देखिए, 757 से लेके 973 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं 7 गुफाओं का एक समूह है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण महेश मूर्ति गुफा है। ध्यान रखेंगे। और एक बात, यूनेस्को के द्वारा इस गुफा परिसर को विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया जा चुका है। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपत की राजधानी का नाम बताना है आपको। तो उज्जैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कालानुक्रम है? आप सवाल को देखिए, समझिए, चाहें तो आप वीडियो को जरूर रोक लीजिएगा अगर आपको इसका जवाब पता हो तो।
देखिए अब हर मंदिर के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ जो तटीय मंदिर दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। तटीय मंदिर महाबलीपुरम में तटीय मंदिर है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय को राज सिंह वर्मन के नाम से भी आप जानते हैं। इन्होंने 700 से लेकर 728 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए एक छोटा सा शॉर्ट में लिख दूँ, नरसिंह वर्मन ने 700 से लेके 728 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लक्ष्मण मंदिर के बारे में देखिए। विष्णु को समर्पित खजुराहों का लक्ष्मण मंदिर जो है, चंदेल राजा धंग, नाम याद रखेंगे, चंदेल राजा थे धंग, उन्हीं के द्वारा 954 ईस्वी में बनवाया गया था। यह नागर शैली का मंदिर है जो कि एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। ठीक है, अब आते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर। देखिए मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण 1026 ईस्वी में करवाया था। किसने? सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने। मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण 1026 ईस्वी में भीमदेव प्रथम, जो कि सोलंकी राजवंश के राजा थे, उन्होंने करवाया था। अब अंतिम है यहाँ पे आपका कामाख्या मंदिर। तो देखिए कामाख्या मंदिर कामाख्या देवी को समर्पित एक शक्तिपीठ है जिसका कि निर्माण असम में, कहाँ पर? तो असम में करवाया गया था। कब? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। तो अभी आपने देखा कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा डेट के हिसाब से सही। ठीक है, सबसे पहले तटीय मंदिर जो कि 700 से 728 ईस्वी के बीच में राजा ने करवाए थे। 954 में लक्ष्मण मंदिर के धंग ने करवाए थे। मोढेरा सूर्य मंदिर 1026 ईस्वी में भीमदेव प्रथम ने, और कामाख्या का जो मंदिर है 17वीं शताब्दी में असम में करवाया गया था। ठीक है, शक्तिपीठ है यह। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि मत्तविलास प्रहसन के रचयिता कौन है? देखिए यह एक मत्तविलास प्रहसन जो है यह एक संस्कृत नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महेंद्र वर्मन प्रथम ने करवाया था। इनके द्वारा एक और दूसरा नाटक है, उसका नाम यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भोगवद जुका जो है ये करवाए, मतलब दो उनका नाटक है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। ये जो आप है मत्तविलास प्रहसन, यह एक व्यंग रचना है जो अधर्मी कपालिका और पशुपति शैवित पंथ यानी कि बौद्ध और जैन धर्म के विचित्र पहलुओं पर मतलब व्यंग करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? अगस्त्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तमिल स्रोतों के अनुसार ऋषि अगस्त्य को तमिल साहित्य का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सवाल को ध्यान से फ्रेंड्स समझिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी है सही जवाब। आलमगीर को माना जाता है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल है जो हड़प्पा काल से मतलब यमुना नदी के किनारे में वहाँ पर विकसित हुआ था। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा के रूप में माना गया है। आलमगीरपुर से कुछ पुरातात्विक सामान मिला है जो काफ़ी फेमस है। देखिए मृदभांड, पौधे के जीवाश्म, पशुओं की हड्डियां और तांबे के बर्तन मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ से? आलमगीरपुर से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? जवाब पता हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो थोड़ा सा सुनिएगा। भारतीय इतिहास में 1206 से लेकर 1526 ईस्वी का जो समय रहा है इसको दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के रूप में जाना जाता है। 300 से अधिक वर्षों तक शासनकाल में 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया, जिसमें से कि देखिए गुलाम वंश ने सबसे पहले 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक किया। ठीक है, फिर खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, ठीक है, शासन किया।
फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1413 ईस्वी तक शासन किया। फिर आता है आपका सैयद वंश। तो सैयद यहाँ पे देखिएगा, सैयद ने किया था 1414 से लेकर 51 तक, 1451 तक किया था। और फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया था। तो यहाँ पे मैंने जो आपको सैयद लिखा, ये आपका तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ध्यान दे देंगे इस बात का। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी, खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया। कितना साल? 30 वर्ष तक शासन किया। सबसे कम किसने? खिलजी वंश ने ही किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित यवन प्रिया संदर्भित करता है, उसका मतलब आपको बताना है। काली मिर्च से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो देखिए दारा शिकोह सूफियों के कादरी सिलसिला, ऑप्शन नंबर ए, कादरी सिलसिला में उसने पीर मुल्ला शाह द्वारा दीक्षा प्रदान की। दारा शिकोह का जन्म अगर पूछ ले आपसे तो अजमेर में हुआ था। दारा शिकोह का जन्म अजमेर में हुआ था। ठीक है, वहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वासस्थान था, जिससे कि उसके पिता शाहजहां ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी किए थे। दारा को समझिएगा, दारा को उपद्रव वाले जो एरिया था और प्रशासन का जो थकाऊ कुछ काम था, मतलब ऐसा काम जैसे कि बोरिंग फील हो, उन सब चीज़ों से दूर रखा गया था। जिससे रखा क्यों गया था? क्योंकि आध्यात्मिक मनन में वो अपना ताकि समय बिता पाएँ, जिसके वजह से देखिए इस वजह से क्या हुआ, उसने बहुत कम उम्र में ही सूफी रहस्यवाद और कुरान में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट उनको रहा और काफ़ी ज़्यादा वे विद्वान हो गए। 25 वर्ष की आयु में, बस 25 वर्ष की आयु में दारा ने अपनी पहली पुस्तक सफीनत उल औलिया लिखी। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, सफीनत उल औलिया दारा शिकोह का यह पहली पुस्तक है। ठीक है, उन्होंने इसको लिखा, जिसमें कि पैगंबर और उनके परिवार, खलीफा और तब उस वक्त के भारत में लोकप्रिय 5 सूफी सिलसिलों से संबंधित पीरों के जीवन के बारे में अच्छे से उन्होंने लिखा था। कहाँ पर? सफीनत उल औलिया में। तो ऑप्शन नंबर ए, दारा शिकोह कादिरी सूफी सिलसिले के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। तो तालीकोटा का युद्ध जो है 26 जनवरी 1565 को, 26 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में। ठीक है, इसका जो परिणाम हुआ वो क्या था? विजयनगर की हार हो गई और इस हार ने मराठों से सबसे पहले दक्षिण के सबसे बड़े महान भारतीय साम्राज्यों में से एक साम्राज्य को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, विजयनगर को। इस युद्ध में विजयनगर के हिंदू राजाओं और दक्कन के बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 4 मुस्लिम सुल्तानों के बीच में हुआ था। यह युद्ध जो है हिंदू राजा और दक्कन के बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 4 मुस्लिम सुल्तानों के बीच में हुआ था। तालीकोटा कहाँ पर है? तो उत्तरी कर्नाटक में स्थित है, जो बीजापुर शहर के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? देखिए, जब दक्षिण में मोहम्मद तुगलक की शक्तियां समाप्त होने पे थी, उस वक्त 2 हिंदू राजकुमार हरिहर और बुक्का, ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों ने 1336 ईस्वी में, कहाँ पर? तो कृष्णा नदी के तट पर, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो एरिया था, उस क्षेत्र में एक विजयनगर साम्राज्य, जो कि स्वतंत्र साम्राज्य था, उसकी स्थापना की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे पहले प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। इनके शासनकाल के दौरान विजयनगर का राजवंश बहुत अच्छी लेवल पे पहुंचा। उसने जितने भी युद्ध लड़े लगभग सभी में वे सफल रहे। उन्होंने उड़ीसा के राजा को भी पराजित किया और विजयवाड़ा तथा राजमहेंद्री को भी अपने में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि विजयनगर की स्थापना किसने? हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट
जिन्होंने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? देखिए, तंबाकू जो है 1605 ईस्वी में भारत में लाया गया था और बहुत ही जल्द, समझिए 12 वर्ष में बस इतना ज़्यादा यह फेमस हो गया, इतना ज़्यादा यह हानि करने लगा उसके बाद कि जहांगीर ने 1617 ईस्वी में से बैन लगा दिया था इस पर। किसने? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संतों के जन्म का सही कालानुक्रम है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए रामानुज। रामानुज का 1017 से 1137 तक का समय रहा था, ठीक है। गुरु नानक 1469 से 1539 तक इनका समय काल रहा था। चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा, इनका 1486 से 1534 तक का समय रहा था। और मीराबाई जो है 1498 से लेकर 1557 ईस्वी तक इनका समय रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच किया हुआ है, पहले रामानुज, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर मीराबाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन साहित्यिक कृति नीतिसार के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कामंदक सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सही। अगर डेट भी आपसे अगर पूछ ले तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, ठीक है। अगर पूछे किसके बीच हुआ था समझिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को दिल्ली के उत्तर में 60 मील की दूरी पर पानीपत में मराठा साम्राज्य की उत्तरी अभियान सेना और अफगानिस्तान के राजा, जिनका कि नाम था अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी, ठीक है। पानीपत के दूसरे युद्ध में मराठा हार गए थे, जिसमें कि उनके 40,000 सैनिक मारे गए थे और ये जो अब्दाली थे इनके 20,000 सैनिक मारे गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तोपों के सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा, बाबर। ऑप्शन नंबर डी। तोप है, गोला है, इन सब का बीच उन्होंने किया था 21 अप्रैल 1526 को। यह जो युद्ध था पानीपत का, पानीपत नामक छोटे से गांव में हुआ था और बाबर को मतलब इसी वजह से मतलब कहा जाता है कि तोप है, गोला है, इन सब का यूज करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और इस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के लिए भी इस युद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। डेट यहाँ पे देखिए, 1571 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में अकबर के द्वारा मनसबदारी, जो कि एक प्रशासनिक प्रणाली थी, इसकी शुरुआत की गई थी। मनसब जो है यह अरबी मूल शब्द है, जिसका कि अर्थ रैंक है, रैंक कहिए या फिर पद कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार हुआ था? अलाई दरवाजा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाई दरवाजा में किया गया था वर्ष 1311 में, ठीक है। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह बनवाया गया था और यह एक शानदार, बहुत अच्छा सा फेमस सा प्रवेश द्वार है। यह जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के विस्तार का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक उसकी कब्र के स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए सही, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा आगरा में नहीं होकर कहाँ पर है? लाहौर में है। वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है? लाहौर में है। बाबर का जो है काबुल में, अकबर का सिकंदरा में और हुमायूं का दिल्ली में, ये तीनों मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की? ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व एकत्रित करना भी स्टार्ट किया था। इस प्रणाली की उन्होंने शुरुआत की थी। इसके लिए उन्होंने दीवान ए मुस्तखराज नामक एक मतलब विभाग का गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसे
कव्वाली का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो जिसका कि टाइम पीरियड जो था वो 1254 से 1325 तक का था और उन्हें कव्वाली का जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, मूल रूप से कव्वाली को जो है अल्लाह का प्रशंसा के रूप में ही गाया जाता है। भारत में कव्वाली का आगमन वही 13वीं शताब्दी में, मैंने आपको बताया, में हुआ था, शताब्दी के आसपास हुआ था। कहाँ पर? फारस से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उन्होंने सूफियों ने अपने संदेश के प्रचार के लिए इसका उपयोग करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, शिवाजी के द्वारा शुरुआत हुई थी। शिवाजी एक महान प्रशासक थे। उन्होंने प्रशासन की एक मजबूत प्रणाली की नींव रखी और शासन की सहायता के लिए उन्होंने अष्टप्रधान नामक एक सलाहकार यानी कि मंत्री परिषद का गठन किया था। अष्टप्रधान में पेशवा, सर ए नौबत कही यानी सेनापति, अमात्य यानी मजूमदार, मंत्री, उसके बाद सचिव, सुमंत, न्यायाधीश, पंडिताराव, इन सब की उन्होंने गठन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सखी ग्रंथ, समझिएगा, सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, कबीर का। देखिए 15वीं सदी के में उनका जन्म हुआ था, संत कबीर दास का। ये भारत के एक प्रसिद्ध संत, कवि, समाज सुधारक के रूप में अपने आप को बनाए। उन्होंने, उनके जो रचना है, उनका कविताओं में ईश्वर की महानता और एकता का वर्णन दिया गया है। ठीक है, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात समझिए, वे किसी भी धार्मिक भेदभाव में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे और सभी धर्मों का वो विश्वास मानते थे, मतलब स्वीकार किए थे। उन्होंने सबका मालिक एक की अवधारणा भी दिया था। उनके सभी धर्मों के व्यक्तियों द्वारा जो सम्मान प्राप्त हुआ और उनकी शिक्षाएं आज तक, वो सब शिक्षाएं आज तक जीवित है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ती जा रही है। कबीर दास की विचारधारा वैष्णव संत स्वामी रामानंद से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने कबीर को अपना शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया था। किसने? स्वामी रामानंद ने कबीर दास को अपना शिष्य के रूप में माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे? बताना है। तो देखिए, आप जवाब अपना पहले सोच लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चोल। समझेंगे, 8वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों अपने में लड़ाई कर रहे थे, मगर चोल जो है ये लड़ाई नहीं कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से, कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही जवाब, रोहिणी में। ध्यान देंगे, बिहार में 1857 का विद्रोह 12 जून को स्टार्ट हुआ था रोहिणी में, जो कि देवगढ़ यानी अब जो कि झारखंड में है, वहाँ पर 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के मुख्यालय में शुरू हुआ था। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौसा का युद्ध। देखिए, चौसा का युद्ध जो है 1538 में नहीं होकर एक साल बाद 1539 में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हरा दिया था और फरीद अल दीन सार शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बाद बाकी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, तालीकोटा 1565 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 को मैंने आपको डेट के साथ पीछे वाले क्वेश्चन में बता दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स, अभी आपने 50 क्वेश्चन देखा जो कि दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से था। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपके पास अगर बुक नहीं होगा तो बुक में जितना भी उसके बारे में दिया जाता है उसका डिस्कशन, उसे जो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अभी पार्ट 2 पार्ट 3 यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, उसे भी आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैंने तो आपको 50 क्वेश्चन ही बताया, मगर अगर आप मानेंगे तो लगभग 150 से 200 पॉइंट ऐसा है जो कि आपने अभी इस वाले क्लास में देखा। इस तरह से पढ़ना अभी फ़िलहाल आपके लिए अच्छा रहेगा। दृष्टि पब्लिकेशन अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है। अभी पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 पार्ट 3 देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।